अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 7 में क्रोयन पढ़ने जा रहे हैं। क्रोयन असल में मेटल के करोड होने को कहते हैं। मेटल हवा और नमी की मौजूदगी में रिडॉक्स रिएक्शन करके अपने आप को करोड कर लेती है। लोहे का जंग लगना भी क्रोयन है, लेकिन लोहे के जंग के लिए हम एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, रस्टिंग। आज हम इसके बारे में तफसीली जायज़ा लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है क्रोयन। क्रोयन का जो मौजू है ये एक तफसीली सवाल है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मालूमात हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तकरीबन रोज़ाना के मामूल के साथ आपके सामने वो मामूलात बार बार आती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में किसी मेटल की कुर्सी हो, लोहे की ज़्यादातर कुर्सी हम अपने घर के अंदर बाग में या घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उस लोहे की कुर्सी के ऊपर कहीं कहीं जंग लगा होता है। मिसाल के तौर पे एक लोहे का हिस्सा है, उस पे जंग लगा हुआ है। ये जो जंग होता है ना, जंग, ये क्रोयन की वजह से लगता है। अब खाली लोहे को जंग नहीं लगता, एल्यूमिनियम को भी लग जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो क्रोयन है, उसका ख़राब होना है, वो लोहे की निस्बत मुख्तलिफ होता है। उसका जंग, आप उसे जंग कह लें या उसकी क्रोयन कह लें, वो मुख्तलिफ होती है। आयरन, लोहे के या स्टील से मुख्तलिफ होती है। वो हर मेटल जो होती है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन करती है हवा और नमी की मौजूदगी में। फ़र्क इतना है कि कुछ मेटल रेजिस्टिव होती हैं, यानी कि वो इस अमल को बहुत थोड़ा करती हैं और कोशिश करती हैं कि उनकी क्रोयन, यानी कि वो करोड ना हो, हवा की मौजूदगी में वो रिडॉक्स रिएक्शन ना करें। अब हमारा तो ज़्यादातर वास्ता जो पड़ता है ना, वो लोहा और एल्यूमिनियम है। उसकी वजह ये है कि लोहा जो होता है वो ज़्यादातर हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। कोई भी, बहुत सारे, बल्कि कोई भी क्या, बहुत सारे हिस्से बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के। अलमारियों के जो हैंडल होते हैं वो कई दफ़ा लोहे के होते हैं, और जो एल्यूमिनियम है उसकी खिड़कियाँ और दरवाजे बनते हैं जिसमें अक्सर शीशा लगा होता है। तो ये दो ऐसी मेटल्स हैं जिनका बार बार जिक्र आएगा जब हम क्रोयन की बात करेंगे। सबसे पहले हम क्रोयन को इंग्लिश में लिखते हैं। क्रोयन जो होता है ना, वो असल में इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं करोड होना, ख़राब होना। इसकी सबसे पहले हम करते हैं तारीफ। किसी मेटल की क्रोयन से मुराद उसका करोड, करोड होना है, करोड होना है। करोड होना असल में मेटल का पानी और हवा की मौजूदगी में रिडॉक्स रिएक्शन करना है। रिएक्शन करना है। मसलन एल्यूमिनियम का करोड होकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना, ये कैटलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। खैर, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। हमारा मकसद ये था कि हम क्रोयन को कीमियाई तौर पे बयान कर सकें कि क्रोयन जंग लगना नुमा चीज़ तो है। लोहे को जंग लगता है, एल्यूमिनियम के लिए हम जंग का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते, हम कहते हैं उसकी क्रोयन हुई है। लोहे की भी क्रोयन हुई है, लेकिन उसके लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं रस्ट लग जाना, जंग लग जाना। तो क्रोयन एक है क्या, एक ऐसा कीमियाई, आप यूँ समझ लें, रिएक्शन है जिसमें मेटल रिडॉक्स रिएक्शन करती है हवा और नमी की मौजूदगी में या हवा और पानी की मौजूदगी में। आपने याद रखना, यहाँ हवा से मुराद मेरी हवा में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप ये नाइट्रोजन को
ना इसमें दाखिल कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि नाइट्रोजन का भी हवा में मौजूद होने की वजह से कोई शायद इसमें रोल हो, कोई हिस्सा हो, कोई कामयाबी हो उसकी क्रोयन करने में। खैर, हम अभी अपने मौजू तक रहते हैं। हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन की क्रोयन। उसको हम नाम देते हैं लोहे को जंग लगना। लोहे या आयरन को जंग लगना, इंग्लिश में लिखेंगे इसे रस्टिंग, यानी कि क्रोयन की जगह मैं लफ्ज लोहे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। एल्यूमिनियम के लिए वो क्रोयन ऑफ एल्यूमिनियम ही होगा, लेकिन लोहे के लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका जंग जो होता है या रस्ट जो होता है या जो उसकी क्रोयन जो होती है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की होती है। उसमें वो भुरभुरी सी उसके ऊपर तय बन जाती है जो उतर जाती है, और लोहे को जंग लगता जाता है जब तक वो पूरा ख़राब नहीं हो जाता, मैला नहीं हो जाता, करोड नहीं हो जाता, ज़ाया नहीं हो जाता। लोहे को जो जंग लगना है ना, लोहे को जो जंग लगना है उसके लिए ज़रूरी शर्त क्या है? हवा और नमी की मौजूदगी। लोहे को या आयरन को जंग लगाने का बाइस बनती है। यानी कि आपने ये कहना है कि अगर आपका लोहा ऐसी जगह पड़ा है जहां हवा और नमी है तो उसे जंग लग सकता है। अगर हम लोहा जाके ज़मीन से बाहर कहीं और रख दें, हम उसे स्पेस में रख दें, खला में रख दें, तो खला में हवा नहीं होती, नमी भी नहीं होती। हाँ, अगर आप वहाँ रख दें तो शायद लोहा बच जाए। लोहे को जंग लगाने के लिए ज़रूरी है वो ऐसी जगह पड़ा हो जहाँ हवा और नमी की मौजूदगी हो। यही वजह है कि घर के अंदर जो बागीचे में हम लोहे की कुर्सियाँ रखते हैं वो फटाफट ख़राब हो जाती हैं, लेकिन घर के अंदर जो लोहे की कुर्सियाँ पड़ी होती हैं उनको इतनी जल्दी जंग नहीं लगता। जंग लगना होता क्या है? जंग लगना ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, या आप यूँ समझ लो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जंग लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आयरन या Fe तब्दील हो जाता है Fe2+ या Fe2+ में, या आप अगर ये नहीं लिखना चाहते क्योंकि हमारी बुक में वो Fe2O3 में तब्दील हुआ है तो वहाँ Fe3+ होना चाहिए, लेकिन खैर मैं इसको मिटा देता हूँ। Fe2O3 एन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर। लोहे का जंग, ये पहली बात है, ये पहली बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात, लोहे का जंग भुरभुरा और सुर्ख रंग जैसा होता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोहा खुद सुर्ख नहीं होता, लेकिन जब उसे जंग लग जाता है ना तो उसकी जो सिता होती है उस पर एक सुर्ख रंग की भुरभुरी सी चीज़ आ जाती है, शय आ जाती है, जिसे आप जंग कहते हैं। असल में ये होता कैसे है, इस पे हमें सवाल करना है कि जो लोहा ऐसे जंग लगता कैसे है। देखें, ये है लोहे की सिता, ये लोहे की एक पट्टी है, एक छोटी सी शीट है लोहे की, ये लोहे की शीट है, शीट ऑफ आयरन या स्टील की शीट है मिसाल के तौर पे। अब होता क्या है, अब ये जो शीट है ना, अब ज़रूरी नहीं कि इस शीट में सारी की सारी जो सिता हो वो एक जैसी हो। कहीं सिता पे कोई खराश भी आ सकती है, कहीं सिता पे
कोई ऐसी वजह भी हो सकती है जहाँ पे उस पे कोई निशान पड़ गया हो, कोई डूंगा सा निशान पड़ गया हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई खराश आई हुई है, यहाँ से ये डूंगा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है, दबाव में आ गया। अब बात आपने क्या याद रखनी है, जब लोहे को जंग लगता है ना तो उसके पीछे वजह होती है। खाली आप ये नहीं समझते कि अगर आपका लोहा है जो वो बाइस से बन गया है, उसको जंग लग गया जल्दी, तो उसकी कोई पीछे रीजन होगी, वजह होगी। देखें इसके ऊपर ऊपर एक बारीक सी पानी की सतह आ गई, यानी कि आपने बागीचे में रखा, बारिश हुई तो इसकी सतह के ऊपर एक और बारीक सी सतह पानी की आ गई। अब होता क्या है, होता क्या है, जो ये वाला हिस्सा है ना जहाँ पे खराश आई हुई है या दबाव आया हुआ है, यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे जहाँ पे दबाव आया हुआ है, यहाँ पे मौजूद आयरन, इस पानी और इस पानी में मौजूद ऑक्सीजन, या ये पानी और इसमें मौजूद हाइड्रोजन आयन या ऑक्सीजन दोनों की मौजूदगी में करता क्या है, वो करता ही है कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। देखिए अगर एक आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 आयरन के एटम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। आप कहेंगे सर 2 ही निकालते हैं पूरे शीट के अंदर, नहीं, बहुत निकाल रहे होते हैं। मैं इक्वेशन मुसावात को बराबर रखने के लिए 2 आयरन लूंगा, 2 आयरन के एटम लूंगा जो 2 आयन बनाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल के आयरन आयन में चेंज हो जाते हैं ना, यहाँ पे है ये मेटल, इलेक्ट्रॉन निकाल के ये तब्दील हो गया आयन में। अब आपने याद क्या रखना है, जब ये आयन में तब्दील हो गया तो ये करता क्या है, ये करता यूं है असल में कि ये पानी में चला जाता है, आयन पानी में जाकर ये इस तरह एक किस्म का हल हो जाता है या पानी में चला जाता है। अब पानी में जहां पे अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इस एरिया में, इस जगह पे जहां पे मैंने गोल दायरा लगाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, क्यों, आयरन के एटम इलेक्ट्रॉन निकालते गए, खारिज करते गए, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं ये कहूंगा कि ये बन गया है एनोडिक, एनोड वाला या एनोडिक रीजन, एनोड वाला इलाका। और इस पे आप यूं समझ लो कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन भाग फिर रहे होते हैं, ये नहीं है कि यहां पे खड़े रहेंगे वो जी ठीक है, नहीं, वो थोड़ा चल फिर रहे होते हैं। खैर, इलेक्ट्रॉन चलते फिरते अगर इस जगह आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे मौजूद पानी इससे थोड़ा सा दूर, एनोडिक रीजन से थोड़ा सा फासले पे, वहां पे मौजूद ऑक्सीजन इन 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगी, यानी कि वो पानी की मौजूदगी में जो ऑक्सीजन है वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगी, और पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयंस 4 ही इस ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऑक्सीजन वाटर के 2 मॉलिक्यूल के अंदर रिड्यूस हो गए। ये कहां पे होगा, जहां पे ये अमल हो रहा होगा वो कहलाएगा कैथोडिक रीजन। मिसाल के तौर पे यहां पे अमल हो रहा है, तो ये वाला इलाका कहलाएगा कैथोडिक रीजन। तो हुआ क्या है, यहाँ पे ये वाटर की, पानी की सतह में मौजूद हाइड्रोजन आयन, हवा से ऑक्सीजन और पानी के मॉलिक्यूल इस कैथोडिक रीजन वाले एरिया में गए। अगर यहाँ पूरे में जंग पैदा हो रहा है तो ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा होगा। हो क्या रहा है, पूरी केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये 2 रिएक्शन लग तो मुश्किल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मेटल आयंस में तब्दील होती जा रही है और खाई जा रही है, यानी कि वो पहले मेटल के एटम्स थे, अब वो आयंस बन गए हैं और उतरते जा रहे हैं, जंग में तब्दील होते जा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिला लूं तो मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, 2Fe2 प्लस, यानी कि ये जो बना है, जमा आधी ऑक्सीजन जमा
2 जमा n मॉलिक्यूल की मौजूदगी पानी में बनाएगी, क्या बनाएगी? जंग, Fe2O3 n वाटर मॉल, n का मतलब है कोई खास मिकदार, n वेरिएबल है, कोई खास मिकदार, जमा क्या बनाएगी? 4 हाइड्रोजन आयन। ये है एक मुकम्मल इक्वेशन जंग लगने की। इसको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक स्टेप में नहीं होता, एक हरकत में नहीं होता, इसमें बहुत सारे स्टेप शामिल होते हैं जो इस पूरी इक्वेशन को बनाते हैं। लेकिन मैं आपको अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये बन जाना और ऑक्सीजन का मौजूद होना और पानी का मौजूद होना जंग लगने का बायस बनता है। अगर इनमें से ये तीनों में से कोई एक चीज़ निकाल दो, आप ऐसा करें ऑक्सीजन निकाल दें, तो ये जो हैं दो मिलकर ये जंग नहीं बना पाएंगे। ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया? सवाल ये पैदा होता है पानी में हाइड्रोजन आयन कहां से आ गए? पानी तो एक अच्छा आयन वाला कंपाउंड नहीं होता, उसमें तो बड़े कम आयन होते हैं। यहां हम लिखेंगे पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन आने की वजह कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3 जो कि हाइड्रोजन आयन बनाता है। अब दोबारा छोटा सा हिस्सा सुन लें। जंग लगना हो तो एनोडिक और कैथोडिक रीजन बनेगा। एनोडिक रीजन पे आयरन इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कैथोडिक रीजन पे वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इस्तेमाल करके रिड्यूस हो जाएगा। ये इक्वेशन ये साबित करती है कि आयरन जब इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी में जंग में तब्दील हो जाता है। और ये अगर ये ना हो तो होगा यूं कि आपका लोहा जंग लगने से बच जाएगा। तो हवा और नमी दोनों की ज़रूरत है जंग लगने में। यहाँ पे आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये थी कि कार्बोनिक एसिड की वजह से पानी में मौजूद हाइड्रोजन आयन होते हैं। आखिरी बात ये हम ले सकते हैं कि जो लोहा का जंग है और एल्यूमिनियम का जंग है उसमें क्या फ़र्क है। देखें, लोहे का जो ये जंग बनेगा ना, ये बनेगा सुर्खी माइल रंग का। एल्यूमिनियम का जंग जो होता है ना, उसको हम जंग का लफ्ज़ नहीं कहते, उसे हम कहते हैं वो करोड हो गया है। मगर उसको जो उसकी रुझान है ना जंग लगने का, बेशक आयरन से लोहे से ज़्यादा है, मगर उस पर जो जंग लगता है वो उसको आगे जंग लगने से बचा लेता है, करोड होने से बचा लेता है, क्रोयन से बचा लेता है। तो एल्यूमिनियम का हमें इतना ख्याल नहीं रखना पड़ता, लोहे का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो जो जंग होता है वो चिपका नहीं रहता, वो उतर जाता है। तो नीचे से नई जगह निकल आई, वो फिर जंग लग गया, वो उतर गया, फिर नई जगह निकल आई, फिर जंग लग गया, उतर गया। इसका पूरे का पूरा आयरन जो होगा, लोहा जो होगा, वो जंग आलूद हो जाएगा। तो लोहे का जंग रोकना मुश्किल काम है। एल्यूमिनियम पे जो जंग या क्रोयन या क्रोड होता है वो ही उसको बचा लेता है आगे खराब होने से। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।